हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे न्यू मॉड्यूल की शुरुआत में, दैट इज फ्रिक्शन। अभी जो फ्रिक्शन है, कहाँ लग रहा है, किस तरह लग रहा है, किस बॉडी पे लग रहा है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको वो दोनों मॉड्यूल्स एकदम क्लियरली समझ गए हो। आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई किया है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइए। एंड पिछले जो भी लेक्चर्स थे उसमें कुछ बच्चे, जैसे कि यूट्यूब चैनल का नाम याद है मुझे, गेमर एफ सत्यम सिंह, फिर AVH एंड और एक है याद नहीं आ रहा। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ध्यान से उन्होंने लेक्चर्स किए, डाउट्स पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप भी पूछते रहिए एंड इसी के साथ हम हमारे जो न्यू टॉपिक्स है उसको कवर करते जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते इसके आगे, है ना दोस्तों। अब फ्रिक्शन होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन जो है उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिव फोर्स। मैंने पहले बोला ना दोस्तों, इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। ये एक रुकावट देता है डेवलप्ड बिटवीन टू बॉडीज। कोई भी दो बॉडीज में डेवलप होता है जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। अब वो चाहे बॉडी सॉलिड बॉडी हो या फ्लूइड हो, सॉलिड और फ्लूइड के बेसिस पे ही दोस्तों फ्रिक्शंस को आगे क्लासिफाई किया गया। एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्लासिफिकेशन? पहला है ड्राई फ्रिक्शन एंड दूसरा इज फ्लूइड फ्रिक्शन। अब दोस्तों ड्राई फ्रिक्शन किस में लगेगा आपके हिसाब से? ऑब्वियसली इन सॉलिड बॉडी। अगर दो सॉलिड बॉडी, मान लीजिए इस तरह, अगर मैं दो सॉलिड बॉडी कंसिडर करूं, कौन से दो सॉलिड बॉडीज दोस्तों? एक होगा हमारे जमीन पे, हम चलो रख देते हैं एक डब्बा, जमीन पे डब्बे के ऊपर डब्बा रख देते हैं फिर से, है ना। इधर देखो, ये दो कांटेक्ट में है, ये दो कांटेक्ट में है। और फ्लूइड क्या होगा दोस्तों? ये फ्लूइड, ये वाला फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है उन लिक्विड्स में जो विस्कस होते हैं। आपने विस्कोसिटी वर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना। एग्जैक्टली वही चीज से रिलेटेड हमारा ये फ्लूइड फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट है। ओके दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया हो डेफिनेशंस एंड ये टाइप्स। तो डेफिनेशन क्या कहता है? फ्रिक्शन एक रुकावट है जो डेवलप होता है दो सरफेस के बीच में। अब वो दो सरफेस के बीच में डेवलप होने की वजह से वो क्या करता है? आगे बढ़ने नहीं देता है। तो चलो इसको थोड़ा सा जूम फॉर्मेट में देख लेते हैं कि ये दो सरफेस आखिर दिखते कैसे अगर कांटेक्ट में होते। देखो दोस्तों, अभी ये तो मैंने जमीन बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है दोस्तों। अभी इसको जरा जूम कर लेते हैं। जरा ये वाला पोर्शन जो है वो हम सरफेस का जूम कर लेते हैं, है ना। हम लोग ये वाला जो सरफेस है इसको जूम करके यहाँ देखते हैं कि भाई ये माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा, बड़े में जब हो जाएगा। देखो ये तो हो गया मेरा जमीन। जो जमीन है वो एकदम स्मूथ नहीं हो, थोड़ा ऐसा खुदड़ा होगा ना दोस्तों, थोड़ा ज्यादा हिल वैली आएंगे इसमें, है ना। एंड उसी तरह ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइड शेप का, ये भी तो स्मूथ नहीं रहने वाला है, ये भी थोड़ा नहीं, थोड़ा कहीं ना कहीं तो ऐसे ऐसे रहेगा, है ना दोस्तों। ये ऐसे 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 कहीं स्मूथ होगा थोड़ा सा। तो ये कैसा सरफेस है? उबड़ खाबड़ सरफेस। हम इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उबड़ खाबड़ सरफेस है ना, ब्लॉक और सरफेस। तो दोस्तों इधर आपको क्या देखने मिल रहा है कि सरफेस हिल है, कहीं वैली है, हिल है वैली है, हिल है वैली है। और उसी तरह ब्लॉक का भी कहीं ना कहीं ऐसा हिल है वैली है, ऐसा हिल है वैली है, ऐसे। तो इधर क्या होता है दोस्तों, अगर मैं ये ब्लॉक को धक्का भी देती हूँ, यहाँ से मैं ब्लॉक पे फोर्स भी लगाती हूँ, तो जो मेरा ये है क्या बोलते हैं ब्लॉक है, वो मूव नहीं करेगा, है ना दोस्तों। वो क्या हो जाएगा? वहीं पे अटक के खड़ा रहेगा एंड वो मूव नहीं करेगा। लेकिन कभी ना कभी तो उसको मूव करना ही होगा। और वो कब मूव करेगा दोस्तों? यही तो हमें पता लगाना है ना। तो कहीं ना कहीं कोई तो फोर्स रोक के रखेगी ना इसको। तो ये जो हिल और वैली की वजह से ये ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन ये मूव ही नहीं हो रहा। ऐसा कभी कभी होता है ना, हम किसी चीज पे फोर्स लगाते और वो मूव ही नहीं होता। तो वही कंडीशन है दोस्तों। क्या? इधर जमीन ने उसको एकदम टाइट इंटरलॉक करके रखा है। क्या करके रखा है दोस्तों? इंटरलॉक। अभी इसे इंटरलॉकिंग को चलो थोड़ा और अच्छे से आगे जान लेते कि अगर इंटरलॉकिंग होता है तो किस तरह हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा,
क्या रुकावट होगी, कौन मोशन में जाएगा, कौन लिमिट करेगा, वो सब अभी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो स्टेटमेंट है स्क्रीन पर वो क्या कह रहा है दोस्तों, When the body is in motion, frictional forces develop. जब हमारी बॉडी मोशन में होती है कौन सा फोर्स डेवलप हो जाता है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर मेरी बॉडी रेस्ट में है तो कोई फोर्स डेवलप होगा क्या बॉडी पर, नहीं। जब बॉडी मोशन पे रहती है तब फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो चलो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं फटाफट, है ना। कंसिडर करो ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक नॉर्मली जमीन पे पड़ा हुआ है ना। ब्लॉक को कंसिडर करें, नॉर्मली जमीन पर पड़ा हुआ है। ये जमीन का हम लोग ये दिखाते हैं। जमीन दोस्त लोग कौन से कांटेक्ट में आता है, स्मूथ कांटेक्ट में आता है, राइट। दिस इज इन द स्मूथ कांटेक्ट। एंड ये ब्लॉक का हम लोग एफबीडी बना लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक का जो वेट है वो सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एंड ब्लॉक पे ये जो हमारा जमीन है वो रिएक्शन देने वाला है दोस्तों। कैसा रिएक्शन देने वाला है, परपेंडिकुलर। ये रिएक्शन देगा और रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो क्यों ना हम रिएक्शन को स्पेसिफाई करें, नॉर्मल रिएक्शन, एंड उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, एन से। ठीक है, अभी कोई भी रिएक्शन अगर हम आगे आने वाले सम्स में लेंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड ये हो जाएगा हमारा वेट। ठीक है दोस्तों, वेट माने हमारा W, तो ये एक्ट करेगा। अभी यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मेरी बॉडी कैसी है, मान लो ये जो मेरा फोन है दैट इज हमारा ब्लॉक, इसको मैंने रख दिया है। अब सिर्फ वजन इसका नीचे एक्ट कर रहा है, मेरा हाथ एक रिएक्शन दे रहा है, बस इतना ही दिख रहा है इसमें। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कंसिडर करेंगे हम दोस्त, कि जो ब्लॉक है वो जो जमीन पे पड़ा हुआ है, हमारा ब्लॉक जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उस पर एक बाहर से फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों, बाहर से एक फोर्स लग रहा है। उसका वेट तो ऑलरेडी एक्ट कर रहा है, हमारा सरफेस तो ऑलरेडी रिएक्शन दे रहा है, लेकिन बाहर से भी फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे दो कंडीशन होंगी दोस्तों। जो मेरी बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, और वो जब आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी तो वो कब मूव होगी, ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है ना, सारी बॉडी कोशिश करती है कि वो या तो मोशन के स्टेट में ही रहे या तो रेस्ट के स्टेट में रहे, है ना। तो ये मेरा बॉडी मूव करने की कोशिश करे, लेकिन कब तक मूव करेगा भाई, कौन से पॉइंट में मूव करेगा, यही सब तो हमें जानना है। चलो कोशिश करते हैं। ये बॉडी बोलेगा नहीं भाई मैं तो नहीं मूव हो रहा, कितना भी मुझे धक्का मार लो, मारते रहो, मैं नहीं मूव होने वाला। तो चलो पहले इसका फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते हैं, कि मान लो ये जो मेरा फोर्स है, जो कि मैं P ले लेती हूँ, इधर हम फोर्स को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P रहता है 1 पे ये मूव 1 का लगा रहे हम लोग, 1 किलो न्यूटन, नहीं न्यूटन लेते हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, नहीं मूव हो रहा। 1 को 2 कर देते हैं, अभी भी नहीं मूव हुआ। 2 को 3 कर देते हैं, अभी भी नहीं हुआ। मान लो ये 4 पे मूव हो गया। अगर ये 1 2 3 पे मूव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक पर ये जो मेरा सरफेस है ना, ये जो मेरी जमीन है ना, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ये वो फोर्स को रोक रही है। नहीं कोई चेंजेस मत करो, हमें मूव नहीं होना है, ये फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है बॉडी को, आगे जाने ही नहीं दे रहा। यहां से फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स यहां से रोक रहा है, उसको नहीं आगे जाने दे रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे पिक्चर में आता है। अभी फ्रिक्शनल फोर्स कब तक लगेगा, कितने देर तक लगेगा, ये सब तो पता करना जरूरी है ना। तो इसको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ से। तो ग्राफ के कंडीशंस मैं आपके सामने लिख देती हूँ। कंसिडर करो ये एक मेरा एक्सिस है, देन ये मेरा एक एक्सिस है। चलो मैं मान लेती हूँ फोर्स जो मैं बाहर से फोर्स लगा रही हूँ वो इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, अप्लाइड फोर्स। इसको मैं P लिखूंगी चलेगा, या तो कहीं कहीं मैं इसको F लिखूंगी। ठीक है दोस्तों, इसको P लिखो F लिखो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई क्वेश्चन में P लिखा रहेगा, कोई कोई क्वेश्चन में F लिखा रहेगा, मैं दोनों आपके लिए लिख देती हूँ। देन यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं हमारा फ्रिक्शनल फोर्स।
इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे छोटे एफ से, है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे छोटे एफ से। ठीक है दोस्तों, चलो जैसे जैसे अभी देखो, जब मैंने 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी बॉडी का कुछ तो फिक्स फ्रिक्शनल वैल्यू रहेगा कि भाई वो उतने वैल्यू तक नहीं रुकेगा, तो जितना मैं फोर्स लगा रही थी उतना ही वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा था, है ना, जितना मैं फोर्स लगा रही थी उतना वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा था। और जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, मेरी बॉडी हिली नहीं, मेरी बॉडी हिली ही नहीं बिल्कुल भी, वो वहीं के वहीं स्टेबल रही, स्टैटिक रही, इक्विलिब्रियम में मेंटेन रही, ऐसा भी बोल सकते हैं। जब तक मैंने फोर्स लगाया बाहर से, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को मूव ही नहीं होने दिया, उसको उसी कंडीशन में रखा, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जैसे मैंने 3 का वैल्यू 4 में चेंज किया, बॉडी मूव हो गई। मतलब एक ऐसा पॉइंट आया कि फ्रिक्शनल फोर्स अब टिक नहीं पाया, फ्रिक्शनल फोर्स अब टिक नहीं पाया, तुरंत कम हो गया और कांस्टेंट हो गया। क्या तो बोला मैंने दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स अब टिक नहीं पाया, तुरंत कम होके कांस्टेंट हो गया। हम फोर्स लगाए जा रहे हैं और अब बॉडी कैसे में चली जाएगी दोस्तों, बॉडी का इक्विलिब्रियम स्टेट टूट गया, बॉडी स्टेबल है वो कंडीशन टूट गई। अब बॉडी कौन से स्टेट में चली गई दोस्तों, डायनामिक। कौन से स्टेट में चली गई, डायनामिक स्टेट, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करती हूं दोस्तों आपके लिए, अगर मैं ये कंसिडर करूं, यहां पे अगर मैं देख सकती हूँ, क्या देख सकते हो दोस्तों, जब तक ये कंडीशन था तब तक मेरा बॉडी स्टैटिक था। कैसे था दोस्तों, ये स्टैटिक कंडीशन था, है ना, यहां से लेकर यहां तक, या फिर इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट आया, ये पॉइंट जैसे ही आया, वैसे ही मेरी बॉडी मोशन में आ गई, एंड मोशन में आने की वजह से इधर से वो क्या हो गई दोस्तों, डायनामिक स्टेट में चली गई। डायनामिक बोलो, काइनेटिक बोलो, कोई भी स्टेट बोलो, ठीक है, वो स्टेट में चली गई, मतलब वो मोशन में चली गई। तो ये आपको समझा। तो इससे हमें क्या समझता है, जो ये मैक्सिमम पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है जहां पर ये इतना हमारा ये चेंजेस हुआ, उसको हम बोल देते हैं एफ मैक्स, कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक बॉडी दे सकती है। क्या बोलेंगे दोस्तों हम इसको, एफ मैक्स, कि भाई इतना ही मैं फोर्स, इतना ही मैं अपने साइड से दम लगा सकता हूं, बाहर वाला फोर्स अब ज्यादा हो रहा है, अब मेरे से दम नहीं लगेगा। तो जब वो बोलता है नहीं लगेगा तो बॉडी मूव कर जाती है। दोस्तों इसको अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो, जब तक आप नहीं हार मानोगे, बाहर का कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता। आपने वो सुल्तान मूवमेंट देखा है ना, कभी भी वो छोड़ के मत जाओ एरेना, टिको, हार नहीं मानना है, भले ही बाहर से कितना भी प्रेशर हो। बट यहाँ पे तो फ्रिक्शनल फोर्स ने इस पॉइंट पे हार मान ली, और जिसकी वजह से बॉडी हमारी क्या हो गई, मूव हो गई, है ना, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। अब आपको समझा दोस्तों ये ग्राफ कैसे बना। लेकिन इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस आते हैं, जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही नहीं हम इसको बोल सकते कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। तो चलिए उसको एक एक करके हम अच्छे से समझ के लेते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोट्स बनाने रहेंगे ना। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्या चल रहा है। बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें दोस्तों। ये लीजिए, ये ले लो, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट जानना है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोस्तों। अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा और डीप में एनालाइज करते हैं। मान लीजिए आपका ब्लॉक है ना, ये आपका ब्लॉक है एंड इस पर ये एक जमीन पे प्लेस्ड है। मैं अब जमीन को दोस्तों वो डैश डैश नहीं करके दिखा रही, वो छोटा सा, चलो कर देते, थोड़ा आपको पता चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी इस पे हम लोग को एक बेसिक चीज पता है, अब तो हमें समझ में आ गया कि कभी भी कोई भी ब्लॉक दिखे आपको करना क्या है, आपको बनाने हैं उसका, आपको उसका वेट दिखाना है, दैट इज वर्टिकली सेंट्रली डाउनवर्ड, एंड उस पर रिएक्शन जो लग रहा है वो दिखाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपने दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो भी दिखा दो। चलो
बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना उस पे, ये भी हमने दिखा दिया। ये हो गया हमारा वेट, दैट इज W। ये क्या हो गया दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्यों नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल बोलो, नॉर्मल रिएक्शन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से, एंड ये परपेंडिकुलर होता है। तो दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर मेरे बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, P फोर्स लग रहा है, वो आगे की तरफ मूव होने की कोशिश कर रहा है। क्या दोस्तों, वो आगे की तरफ धक्का दे रहा है, बॉडी को आगे की तरफ मूव होने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करेगा। तो हमेशा एक चीज याद रखो, आपको आगे लॉज आएंगे, आई विल एक्सप्लेन दैट लॉज, बट अभी एक चीज याद रखो कि जब बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्या बोला मैंने, द बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। ये जो मैंने यहाँ पे येलो कलर से बनाया ना दोस्तों, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। बॉडी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब बॉडी को इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा दोस्तों, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है कि जब मेरी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है और वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से लग रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को वो ओवरकम कर गया। क्या बोला मैंने दोस्तों, मेरी बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है और वो इतना ज्यादा लग रहा है कि ये फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू भी उसको रोक नहीं पाया और वो फोर्स की वजह से बॉडी आगे चला गया, तो उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, हमारा नॉर्मल। व्हेन द फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नली, कहां से दोस्तों, एक्सटर्नली overcomes the maximum frictional force that is impending motion। दोस्तों डरने वाली बात नहीं है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं डिटेल में, बट फिलहाल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझ लो। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को मैं F मैक्स रिप्रेजेंट कर देती हूँ क्योंकि मैक्सिमम है, तो इससे हमें क्या समझता है, जो मेरा नॉर्मल फोर्स है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। एंड इसी से मेरा कंसेप्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए इक्वल टू लगाना होगा, एंड हमें क्या लगाना होगा दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय n। ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमने ये दो टर्म को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। ओके दोस्तों, ये क्लियर हो गया हमको, हमने ये दो टर्म कहां से इंट्रोड्यूस किया, और इससे हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू इक्वल टू एफ मैक्स डिवाइडेड बाय n, दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय द नॉर्मल। ओके दोस्तों, ये क्लियर है। जब हमारे बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा था वो ज्यादा हो गया और एफ मैक्स से एंड बॉडी मूव कर गई, देन ये कंसेप्ट आता है। अगर आपको ये इतना डिटेल में मैं नहीं समझा रही, बिकॉज आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा एग्जाम में, और आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ये डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन खत्म। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है आपको। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को अब जान लें। अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ रेशियो। इसका डेफिनेशन मैं प्रॉपर नोट्स में दे दूंगी दोस्तों, बस आप इतना याद रखो, इट इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल, बस इतना ही है दोस्तों। एंड ये जो म्यू की वैल्यू है ना दोस्तों, ये हर एक सरफेस के लिए अलग अलग रहती है एंड दे आर फिक्स्ड। ठीक है, हर एक सरफेस के लिए अलग अलग रहती है एंड दे आर फिक्स्ड। एंड ये वैल्यू बदलती भी है, कब बदलती है, कंडीशन के हिसाब से। लेट्स सी द नेक्स्ट थ्री कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने आप दोस्तों स्क्रीन में 3 कंडीशन रखी है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन दिख रहा है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। अभी 3 फ्रिक्शन आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट। जो हमने यहाँ पढ़ा ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके बेसिस पे डिसाइड किया है। अब ध्यान दे दो, when the body is not in motion and does not tend to be in motion means no impending motion,
इसका मतलब क्या, जब बॉडी मोशन में नहीं आती, फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, बट बॉडी को हिला नहीं सका, बॉडी वैसी की वैसी इक्विलिब्रियम स्टेबल स्टेटिक रह गई, तो वो वाले फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड ये इंपेंडिंग मोशन का मतलब क्या है दोस्तों, इंपेंडिंग मोशन मतलब अभी तक वो मोशन में नहीं आया, उसका मोशन इज स्टिल पेंडिंग, बाकी है भाई। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग। नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने बोला ना एक ऐसा पॉइंट आता है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स हार मान लेता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक बॉडी पे लग रहा है, वो बॉडी को वो रोकने का काम कर रहा है। जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से लगता है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलता है अब मेरे से नहीं होगा, बॉडी मूव करनी है तो कर लो, तो बॉडी मूव कर लेती है। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि वो एकदम उस कगार पे आ जाती है, उस वर्ज उस स्टेट पे आ जाती है कि मोशन होने ही वाला है, तब उसका इक्विलिब्रियम भी एकदम लिमिटिंग पॉइंट पे आ जाता है, लिमिट खत्म हो जाती है। इसके लिए उसको बोला जाता है जब बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है तब हमारा मोशन तब हमारा जो फोर्स है वो कुछ इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है दोस्तों, एफ मैक्स के इक्वल हो जाता है ना। ये जो पी फोर्स हमारा लग रहा है, अब यहाँ पे आप ध्यान दे दो, देखो दोस्तों, जब तक मेरा एफ फ्रिक्शन लग रहा था तब तक मेरा पी भी बढ़ रहा था, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि भाई अब मेरा फ्रिक्शनल फोर्स हार मान जाएगा, और यही पॉइंट को बोला जाता है एफ मैक्स, और ये इक्वल हो जाता है पी को। जब एफ मैक्स और पी एक दूसरे को इक्वल हो जाते तब मेरी बॉडी ओवरकम कर देती है कंडीशन को, एंड जब बॉडी ओवरकम कर देती है तब वो काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाती है जो बॉडी को दिया जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहता है, हियर द बॉडी रिसीव्स द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन इट इज ऑफर्ड ड्यू टू द मोशन, है ना दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। कॉन्टैक्ट इधर मैं लिख देती हूँ दोस्तों, the body is in motion and FK frictional force is offered by the surface in contact। बॉडी को एक फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है ड्यू टू द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको कैसे है क्या है। फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा फोर्स है वो हमेशा कम ही रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स है ये जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। FF मतलब दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स, नथिंग न्यू। हाँ, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि भाई अब हार मान लेनी चाहिए, तो वो हार मान लेता है और ये वाला फोर्स मेरा बढ़ जाता है और बॉडी मेरी डायनामिक हो जाती है। इधर से इधर स्टैटिक है एंड इधर से वो डायनामिक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि कब क्या है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लीजिए और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से ध्यान में रखना, जो डेफिनेशन है याद रखो, एंड अब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या जाता है। तो दोस्तों हमने जो कोएफिशिएंट पढ़ा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए होता है म्यू एस इक्वल टू एफ मैक्स डिवाइडेड बाय द नॉर्मल, एंड वो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए होता है म्यू के इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाय द नॉर्मल। म्यू के इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाय नॉर्मल। म्यू क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, चलो एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। कौन सी एनालिसिस की बात कर रही हूं मैं, देखते हैं। देखो दोस्तों, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि जो मेरा एफ मैक्स है दैट इज लेस देन पी, लेकिन वो इधर इक्वल हो गया और यहाँ पे ग्रेटर हो गया, तो एफ मैक्स और एफ के बीच में क्या रिलेशन होगा आपके हिसाब से? एफ मैक्स और एफ के बीच में क्या रिलेशन होगा? ऑब्वियसली एफ मैक्स बड़ा रहेगा एफ के से। देखो ना ग्राफ, एफ मैक्स बड़ा है एफ के से, है ना, एंड जिसके वजह से हमारा क्या बड़ा हो जाएगा दोस्तों, म्यू एस बड़ा हो जाएगा म्यू के से। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा हो जाने की वजह से हमें समझता है कि जो म्यू के है वो छोटा रहेगा, और म्यू के कितना, म्यू के इज 25% लेस देन म्यू एस। 25% कम रहता है वो म्यू एस से। ठीक है, एंड ये जो म्यू है ना दोस्तों, म्यू हैज स्पेसिफिक वैल्यूज, इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं फॉर डिफरेंट सरफेसेस, अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग वैल्यूज। ठीक है दोस्तों,
ओके चलो, अब इतना होने के बाद फटाफट हम कुछ लॉज देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज टेंजेंशियल सरफेस, टेंजेंशियल टू सरफेस दोस्तों, टेंजेंशियल टू सरफेस एंड एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया था क्या दोस्तों, अगर बॉडी पर, अगर ये मान लो मेरी बॉडी है, इस पे ये फोर्स लग रहा है P नाम का, एंड ये बॉडी को आगे की तरफ पुश करिए, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा दोस्तों, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर मेरी बॉडी किसी हिल पर है मान लो, और इस पर मेरी बॉडी को इस तरफ P फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब मेरी बॉडी कहाँ मूव होगी, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा दोस्तों, नीचे की तरफ, है ना, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगा। अब और एक कंडीशन ले लेते हैं, मान लो ये पहाड़ है, यहाँ पे एक पुली है यहाँ पे, हाँ दोस्तों, एंड ये पुली को कनेक्ट किया है इधर, मैंने एक ब्लॉक रख दिया, यहां मैंने एक ब्लॉक रख दिया, एंड इन ब्लॉक को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया, राइट, नॉट थ्रेड दोस्तों, दिस इज, ये रोप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मेरा जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, अभी नीचे की तरफ जा रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा ये ब्लॉक, तो इस ब्लॉक पे इसकी तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आया दोस्तों, इट विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये ब्लॉक को हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला है। नाउ गोइंग टू द सेकेंड लॉ, होप ये आपको क्लियर है क्या, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब दोस्तों, जहां पे कॉन्टैक्ट है ना सरफेस का, उधर ही वो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है दोस्तों, द बॉडी विल हैव फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल एडजस्ट itself in such a way that the body should not move till the limiting frictional condition and impending motion। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो खुद को इतना एडजस्ट कर लेता है कि भाई कितना भी फोर्स लगने तो मैं मूव नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, लिमिटिंग फ्रिक्शनल कंडीशन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल कंडीशन आने तक वो बॉडी को मूव नहीं करने देता, लेकिन उसके बाद बॉडी तुरंत मूव हो जाती है। तभी तो वो ग्राफ ऐसा बना था दोस्तों, यहां तक बॉडी मूव नहीं करी, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शनल पहुंचे बॉडी मूव करके आगे डायनामिक में बदल गई, है ना, एंड जब वो मोशन में जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेंडिंग मोशन। द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग एंड इट इज नथिंग बट इम्पेंडिंग मोशन, ठीक है दोस्तों। नाउ मूविंग टू द थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है दोस्तों, कि जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। हमने पहले ही देखा ना दोस्तों, ये कैसे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये एफ का मतलब होता है दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो चलेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, नॉर्मल माने n, फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे लिखो वैसे लिखो चलेगा, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो और ये म्यू पिक्चर में आता है। म्यू टू टाइप्स के हैं हमारे पास, एक म्यू एस है, एक म्यू के है। म्यू एस किसके लिए दोस्तों, फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड म्यू के इज फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, जब हमारी बॉडी डायनामिक रहती है ना, मूव करती है, मोशन में रहती है, तब हम म्यू के यूज करते हैं, एंड इधर स्टैटिक, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया आपको, हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है। तो आगे कंडीशन जान लेते हैं। फोर्थ लॉ कहता है व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ओवरकम्स द लिमिटिंग, जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स बड़ा हो जाता है हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शनल कंडीशन से, तो द बॉडी एक्सपीरियंसेस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, इस तरह कि वो एफ के कम रहता है, ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है ना दोस्तों, ये कम रहता है देन आवर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है दोस्तों। जब वो मोशन में आ जाता है ना तो एफ मैक्स से कम थोड़ा फ्रिक्शन लगता है, और वो कितना कम रहता है दोस्तों, 25% तक कम हो जाता है वो, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया। सो कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक किस तरह दिया जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ के डिवाइडेड बाय द नॉर्मल। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा लॉ, नेक्स्ट लॉ हमारा कहता है कि द फ्रिक्शनल फोर्स ये इंडिपेंडेंट है एरिया के। मान लो मैंने एक लकड़ा ले लिया है, बड़ा सा लकड़ी, उस पर मैंने कितना सा ब्लॉक रखा है,
और एक इतना बड़ा ब्लॉक रखा है, दोनों पे मैं सेम फोर्स लगा रही हूँ। ये भी 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है ना दोस्तों। तो 10 न्यूटन के दोनों फोर्स लग रहे हैं। अब ये बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स सेम लगेंगे, अलग लगेंगे? अभी आप लोग बोले दीदी इस पे कम लगेगा, इस पे ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ये एक ही मटेरियल है तो इसका एक ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो दोनों बॉडी पे लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ये नहीं देखता, इट इज इंडिपेंडेंट। वो नहीं देखता कि एरिया ऑफ कांटेक्ट इतने कम सरफेस से जुड़ा हूं या इतने बड़े सरफेस से जुड़ा हूं। वो सिर्फ देखता है कि सरफेस का टाइप कौन सा है। क्या दोस्तों? वो सरफेस का टाइप कौन सा है वो चेक करता है। तो इससे क्या समझता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ सरफेस। ओके दोस्तों, वो सरफेस पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। इसी तरह आपके लिए दमदार वीडियोस लेकर आएंगे एंड डोंट वरी, इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सब हम सॉल्व करने वाले। आगे न्यूमेरिकल्स होंगे, होमवर्क होंगे, डाउट्स होंगे, सब क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ टिल देन गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो।